हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीडीपी में लर्निंग थ्योरीज़। लर्निंग थ्योरी में फर्स्ट थ्योरी करेंगे हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? E.L. थॉर्नडाइक ने। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी इज़ गिवन बाय E.L. थॉर्नडाइक। अब उसके बाद है कि E.L. थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी में क्या कहते हैं। तो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग जो हमारी लर्निंग होती है वो होती है हमारी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की वजह से। जैसा हम अगर हमारे सामने कोई स्टिमुलस नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो हम उसको चीज़ को लेकर रिस्पॉन्स भी नहीं करेंगे। अगर कोई स्टिमुलस होगा तो स्टिमुलस की वजह से ही हम रिस्पॉन्स करेंगे। जब उद्दीपक ही नहीं होगा तो हम उस पर प्रतिक्रिया भी नहीं देंगे। अगर हमारे सामने कुछ स्टिमुलस है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, तभी हम उस चीज़ को अचीव करने के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्स करेंगे, कोई ना कोई खुद से एक्टिविटी करेंगे जिससे हमारी लर्निंग अच्छी होगी। तो E.L. थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो कनेक्शन है वही बताते हैं E.L. थॉर्नडाइक। अब सेकंड क्वेश्चन है कि E.L. थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है E.L. थॉर्नडाइक, और वो मेन बात करते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की। E.L. थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है हमारी वो किसका रिजल्ट है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का। जैसा ही कोई स्टिमुलस होगा, अगर हमारे सामने कोई स्टिमुलस है, कोई ऑब्जेक्टिव है, तो वही उसी चीज़ को अचीव करने के लिए हम रिस्पॉन्स करेंगे, अपनी कोई ना कोई प्रतिक्रिया करेंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे ताकि हम उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। अब नेक्स्ट है कि E.L. थॉर्नडाइक ने अपनी ट्रायल एंड एरर थ्योरी में किसका एग्जाम्पल दिया था। तो अगर एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं कई बार कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी में किसका एग्जाम्पल लिया गया था, तो फेमस एग्जाम्पल है कैट का, कि E.L. थॉर्नडाइक ने कैट का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें एग्जाम्पल में था कि एक कैट को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और उस पिंजरे के बाहर खाना रख दिया गया, और उस पिंजरे के अंदर एक लीवर रखा गया, मीन्स एक लीवर लगाया गया, जो लीवर प्रेस करने से ही उस पिंजरे का गेट खुल जाएगा और बिल्ली उस खाने को प्राप्त कर लेगी। पर बिल्ली को उस लीवर के बारे में पता नहीं था कि वो लीवर प्रेस करने से वो गेट खुलेगा। तो जो अब बिल्ली को उस पिंजरे से बाहर आना है, क्योंकि उस पिंजरे के बाहर खाना रखा है, और बिल्ली के लिए वो खाना क्या है? स्टिमुलस है। मीन्स बिल्ली पिंजरे को क्यों खोलना चाहती है? क्योंकि वो अपने स्टिमुलस को अचीव करना चाहती है, वो अपने खाने को प्राप्त करना चाहती है। इस वजह से वो बार बार पिंजरे को खोलने का ट्राई कर रही है। तो अब बिल्ली को उस लीवर के बारे में नहीं पता है, तो बिल्ली अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही है कि मैं उस पिंजरे को खोल पाऊँ। कभी वो कहीं हाथ लगा रही है, कभी कहीं पैर मार रही है कि ये पिंजरा खुल जाए किसी भी तरीके से, पर वो पिंजरा नहीं खुलता। गलती से उस बिल्ली का पैर उस लीवर पर प्रेस हो जाता है, जिससे वो जो पिंजरे का गेट है वो खुल जाता है और बिल्ली वो खाना ले लेती है। पर बिल्ली के बार बार ट्रायल करने से और उसके बार बार एरर, मीन्स बार बार उसके ट्रायल करने से, उसकी गलतियों से उसको ये सीख मिल गई, उसकी लर्निंग बन गई कि वो लीवर प्रेस करने से ही उस पिंजरे का गेट खुल जाएगा। तो अगर बिल्ली के सामने वो स्टिमुलस ना होता तो वो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं करती। मीन्स अगर हमारे सामने कोई स्टिमुलस है, कोई ऑब्जेक्टिव है, तो उसी को अचीव करने के लिए हम रिस्पॉन्स करेंगे। तो उसी की बात करते हैं E.L. थॉर्नडाइक। जब बिल्ली को वापस उस पिंजरे में बंद कर दिया गया, तो उस टाइम तक बिल्ली की लर्निंग हो चुकी थी कि वो लीवर प्रेस करने से, वो लीवर दबाने से ही पिंजरे का गेट खुलेगा और जो है वो पिंजरे का गेट खुल जाएगा और वो खाने को ले लेगी। तो वो थी हमारी लर्निंग, उस बिल्ली की, उस कैट की। वहाँ से लर्निंग डेवलप हो गई कि जैसे ही वो लीवर प्रेस करेगी वो गेट खुल जाएगा। तो वो उसकी लर्निंग डेवलप हुई ट्रायल एंड एरर की वजह से, उसके स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की वजह से। अगर वो बार बार ट्रायल ना करती, और उसने ट्राई क्यों किया? क्योंकि उसने अपने स्टिमुलस को अचीव करना था। तो यहाँ पर स्टिमुलस बिल्ली के लिए था खाना, जो उस पिंजरे के बाहर रखा हुआ था। तो उस खाने को लेने के लिए ही वो बार बार रिस्पॉन्स कर रही थी। तो ये था स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स जो E.L. थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग है। वो बिल्ली बार बार ट्रायल करने से, अपने एरर करने से अपने स्टिमुलस तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से उसकी लर्निंग बन जाती है।
तो इसी वजह से इसका नाम ट्रायल एंड एरर थ्योरी रखा गया, क्योंकि वो जो कैट है, वो बिल्ली है, वो बार बार ट्रायल कर रही है, बार बार कोशिश कर रही है और अपनी गलतियों से वो सीख रही है। तो थ्योरी का नाम था ट्रायल एंड एरर, वो इसी वजह से रखा गया था कि अगर हम किसी भी चीज़ की बार बार ट्राई करेंगे तो हमारी लर्निंग बेटर होगी, और अगर हमारे सामने कोई स्टिमुलस ही नहीं होगा तो हम उस चीज़ को रिस्पॉन्स भी नहीं करेंगे, उस चीज़ के लिए कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये था स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। मीन्स अगर स्टिमुलस हमारा है और अगर स्टिमुलस हमारे सामने होगा तो हम रिस्पॉन्स भी करेंगे, अगर स्टिमुलस ही नहीं होगा तो हम रिस्पॉन्स भी नहीं करेंगे। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स का हो गया, जिससे वो हमारा मेन हेल्प करता है लर्निंग में, क्योंकि अगर स्टिमुलस होगा तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, और सीखेंगे तो हमारी लर्निंग अच्छी होगी। अब उसके बाद ट्रायल एंड एरर में 2 टाइप के लॉ होते हैं, कुछ प्राइमरी लॉज होते हैं और कुछ सेकेंडरी लॉ होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी लॉज। तो प्राइमरी लॉ 3 टाइप के होते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रीडनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज से पता लग रहा है कि बार बार प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब होता है कि यहाँ पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मीन्स अगर किसी भी चीज़ की हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं बार बार किसी भी वर्क को, तो उससे हमारी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, और अगर हम उस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं तो हमारी लर्निंग इतनी अच्छी नहीं होगी। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज मीन्स किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को रिपीट करना, इतना रिपीट करना कि हम उस चीज़ में परफेक्ट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई मैथ्स का फॉर्मूला भी निकाल कर देख रहे हैं, तो जितना हम उस फॉर्मूले को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रिपीट करेंगे, तो उतना ही हमें फॉर्मूला वो उस फॉर्मूले को अप्लाई करने में हम परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। मीन्स उस हमारी लर्निंग बेटर कब होगी, जब हम उसी काम को रिपीट करेंगे। अगर हम उस काम को रिपीट नहीं करेंगे तो हमारी लर्निंग बेटर नहीं होगी। तो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग यही मानना है कि हमें किसी भी काम में परफेक्ट होने के लिए इस चीज़ को रिपीट करना चाहिए, और रिपीट बार बार करना चाहिए, मतलब बार बार रिपीट करना चाहिए ताकि हम उस चीज़ में परफेक्ट हो जाए। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में आगे 2 लॉ आते हैं, लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़। लॉ ऑफ यूज़ का मीन्स होता है कि हम उस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं जिससे हमारी लर्निंग बेटर हो रही है। यूज़ मतलब हम उस मेथड को, उस तरीके को बार बार यूज़ कर रहे हैं, रिपीटली यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारी लर्निंग बेटर होगी। और लॉ ऑफ डिसयूज़ मीन्स हम उस चीज़ को बार बार यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारी जो लर्निंग है वो वीक हो जाएगी। लॉ ऑफ यूज़ में तो क्या है कि हम उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, बार बार उस काम को रिपीट कर रहे हैं, बार बार सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, उस तरीके को बार बार यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारी लर्निंग स्ट्रॉन्ग बनेगी, काफ़ी मजबूत बन जाएगी हमारी लर्निंग उस काम में। और लॉ ऑफ डिसयूज़ मीन्स हम उस चीज़ को बार बार ट्राई नहीं कर रहे हैं, एक बार करके हमने उसको छोड़ दिया। बार बार ट्राई ना करने की वजह से जो है वो लर्निंग हमारी डिसयूज़ हो जाती है। डिसयूज़ मीन्स वो जो हमारी लर्निंग है वो वीक पड़ जाएगी। अगर हम उस काम को बार बार नहीं करेंगे तो हम वो चीज़ भूल जाएंगे, जिससे हमारी लर्निंग वीक हो जाएगी। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, काम को बार बार रिपीट करना फॉर लर्निंग बेटर। और उसमें 2 लॉ हैं आगे, लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़। यूज़ मीन्स हम यूज़ कर रहे हैं बार बार अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और लॉ ऑफ डिसयूज़ मीन्स हम उस चीज़ को बार बार यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारी लर्निंग वीक हो जाती है। सेकंड है लॉ ऑफ रीडनेस। रीडनेस का मीन्स होता है तत्परता। तत्परता मीन्स बच्चे को, यहाँ पर लॉ ऑफ रीडनेस के अंदर बात होती है कि हम ऐसा इन्वायरमेंट, जहाँ भी हम सिखा रहे हैं, हम क्लासरूम में सिखा रहे हैं, जहाँ भी हम सिखा रहे हैं, तो वहाँ पर हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि जो बच्चे में क्यूरियोसिटी पैदा हो कि मुझे ये चीज़ सीखनी है। मीन्स हमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है वहाँ पर, जिससे जो बच्चा है वो खुद सीखने के लिए तैयार हो जाए। अगर बच्चे में उस चीज़ को सीखने की उत्सुकता ही नहीं होगी, क्यूरियोसिटी नहीं होगी, तो बच्चा वो चीज़ सीखेगा नहीं। और अगर वो सीखेगा तो मीन्स वो रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी, वो खुद से इतना परफेक्ट नहीं बन सकता। तो लॉ ऑफ रीडनेस मीन्स जहाँ पर बच्चा खुद सीखने के लिए तैयार हो, हमें क्लासरूम में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। कई बार टीचर्स ऐसा होता है कि वो बच्चे में क्यूरियोसिटी नहीं पैदा कर पाते, जिससे बच्चा है वो, मतलब जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रही है, पर बच्चा जो है वो खुद से नहीं सीखना चाहता, और ना बच्चे का ब्लैक बोर्ड पे ध्यान है। तो मीन्स टीचर्स को या फिर जो भी है
जो भी हमारा मेंटर है, जो भी हमें सिखा रहा है, वो पहले ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जिससे जो बच्चा है, बच्चे का जो माइंड है वो खुद सीखने के लिए तैयार हो। बच्चा खुद से चाहे कि मुझे ये चीज़ सीखनी है। तो वो होता है लॉ ऑफ रीडनेस। मीन्स ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ऐसा वातावरण आसपास अपना बनाना कि बच्चा खुद से सीखने के लिए वो चीज़ तैयार हो जाए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट में मेन बात होती है मोटिवेशन और रेनफोर्समेंट की। मोटिवेशन मीन्स अगर हम किसी काम को कर रहे हैं और अगर हमें उस चीज़ से पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, तो हम उस चीज़ को आगे करेंगे। और अगर हमें उस चीज़ से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो फिर हम उस चीज़ को आगे नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम के लिए स्टडी किया है, पूरा अपने तरफ से पढ़ाई किया, 100% दिया है, और अगर हमें उस एग्ज़ाम से पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल रहा है, अगर हमारा एग्ज़ाम वो क्रैक हो रहा है, तो हम उस चीज़ के लिए मोटिवेट होंगे, आगे करेंगे उस काम को। और अगर हमें उस चीज़ से नेगेटिव रिज़ल्ट मिल रहे हैं, मीन्स 100% देने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो फिर हम उस चीज़ को दोबारा नहीं करेंगे। मीन्स मोटिवेशन होता है कि अगर हमें उस चीज़ से पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल रहे हैं, अगर हमने कोई काम किया है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर वो एग्ज़ाम क्रैक हो गया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया, तो हम मोटिवेट होंगे दोबारा करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आ गया तो फिर हम इतना मोटिवेट नहीं होंगे कि हम उस काम को आगे करें। इसका एग्ज़ाम्पल और हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई एम्प्लॉय है, वो अपनी किसी कंपनी में काम कर रहा है, और अगर हम उसको कोई इंक्रीमेंट देने का कहते हैं कि अगर आपने ये टास्क पूरा करते हैं तो आपको इतना इंक्रीमेंट मिलेगा, तो वो उस इंक्रीमेंट के लिए, वो इंक्रीमेंट उस एम्प्लॉय के लिए मोटिवेशन की तरह होगा। वो उस इंक्रीमेंट को लेने के लिए, अपना टास्क को पूरा करने के लिए पूरा करेगा। मीन्स वो टास्क पूरा करने के लिए उसको मोटिवेट किया हमने एज ए इंक्रीमेंट देने का वो कह के हमने उसको मोटिवेट किया है कि आप अगर ये टास्क पूरा करोगे तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो मोटिवेशन रेनफोर्समेंट मीन्स उस चीज़ को हम रिपीट करेंगे अगर हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल रहा है, और अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो फिर हम उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। मीन्स यहाँ पर हमारा बिहेवियर उस काम में बढ़ेगा, हमारी लर्निंग बढ़ेगी अगर हम पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल रहे हैं। और अगर हमें नेगेटिव रिज़ल्ट मिल रहे हैं तो हमारी लर्निंग उस चीज़ में फिर आगे धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम उस चीज़ को फिर आगे रिपीट नहीं करेंगे। और अगर किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी बच्चे को अगर हमें मोटिवेट करेंगे, किसी रिवॉर्ड फॉर्म में अगर हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आप ये टास्क पूरा करोगे या फिर कोई भी काम पूरा करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा या इंक्रीमेंट मिलेगा, तो जो बच्चा है, जो एम्प्लॉय है, वो खुद से मोटिवेट होगा उस काम को करने के लिए। तो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट मीन्स कि अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ रहा है, तो हम उस चीज़ को आगे करेंगे। और मोटिवेशन मीन्स यहाँ पर है कि मोटिवेशन मीन्स हम बच्चे को या किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहिए एक रिवार्ड की फॉर्म में कि हम आपको ये रिवॉर्ड देंगे अगर आप ये टास्क पूरा करते हैं तो ये थे हमारे प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। इन तीनों के नाम भी अच्छे से पता होना चाहिए और इन पॉइंट्स के अंदर क्या है। कई बार सिर्फ 4 ऑप्शन देके सिर्फ ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी लॉ नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों प्राइमरी लॉ हैं और ये दोनों लॉ ऑफ एक्सरसाइज के पार्ट है। तो फिर आप आसानी से टिक कर पाओगे कि ये तीनों तो प्राइमरी लॉ थे, जो बच गया वो प्राइमरी लॉ नहीं है। तो ये थे प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। और हमने किया कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी में को किसने दिया और इसका मेन फेमस एग्जांपल कौन सा है। आगे हम करेंगे सुबॉर्डिनेट और सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। इससे पहले हमने प्राइमरी लॉ किए हैं जो 3 थे, एक्सरसाइज, रीडनेस और इफेक्ट। अब आगे है सेकेंडरी लॉज या फिर सुबॉर्डिनेट ऑफ लर्निंग, सुबॉर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग। वो 3 थे लॉ और ये टोटल 8 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ प्राइमेसी, ये सेकेंडरीज लॉ है उसी के। और अगर क्वेश्चन है कि सेकेंडरीज लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं तो वो भी E.L. थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग में फर्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ प्राइमेसी। लॉ ऑफ प्राइमेसी मीन्स जो इम्पोर्टेंट है, जो जिसको हम प्राइमरी लेवल पे कर रहे हैं, जिसको हम सबसे पहले कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जिसको हम बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में करते हैं, वो हमारी लर्निंग काफ़ी बेटर बनाता है। लॉ ऑफ प्राइमेसी के अकॉर्डिंग बात है कि कोई भी काम है, कोई भी वर्क है जो हम बिगिनिंग में कर रहे हैं, अपनी स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो वो हमारी लर्निंग को बहुत अच्छा बनाता है। मीन्स यहाँ पर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्टिंग
है, मतलब जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा, जो फर्स्ट हम सीखेंगे, जो बिगिनिंग में जो सीखेंगे, वो हमारी लर्निंग को बहुत अच्छा बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी टीचर किसी स्कूल में जा रही है तो वो फर्स्ट डे के लिए बहुत सीरियस होती है कि मैं फर्स्ट डे अपना इतना अच्छा इंप्रेशन डालूँ बच्चों पर कि जो है बच्चे सीखने के लिए तैयार हों। तो प्राइमेसी मीन्स जो उसका इंप्रेशन रहेगा, स्टार्टिंग में जो टीचर जितनी सीरियस होती है सिखाने के लिए, तो वो हमारी लर्निंग को बहुत अच्छा बनाती है। प्राइमेसी मीन्स यहाँ पर है जो इम्पोर्टेंट है, जो हम प्राइमरी मीन्स जो हम स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, वो हमारी लर्निंग को बहुत अच्छा बनाता है। सेकंड है लॉ ऑफ रिसेंसी। लॉ ऑफ रिसेंसी मीन्स, रिसेंसी का मीन्स है यहाँ पर रिसेंट में, जो हम रिसेंट में सीखते हैं वो हमारी लर्निंग को बहुत अच्छा बनाता है। यहाँ का बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे हम किसी एग्ज़ाम के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम को स्टडी करके जिस दिन हमारा एग्ज़ाम है हम उस दिन रिवाइज़ करके जाते हैं। वो रिवाइज़ करने के पीछे रीज़न यही है कि जो हम रिसेंट में याद करते हैं, जो रिसेंट में हम रिवाइज़ करते हैं, जो हमने उसी दिन पढ़ा होता है पेपर वाले दिन, वो हमारी लर्निंग को बहुत अच्छा बनाता है। एक दिन पहले पढ़ा हुआ इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा जितना एग्ज़ाम डे वाले दिन रिवीजन किया हुआ काम आता है। तो लॉ ऑफ रिसेंसी का मीन्स यही है, जो रिसेंट में हमने पढ़ा है, जो हमने उसी दिन पढ़ा है एग्ज़ाम डे वाले दिन, तो वो हमारे लर्निंग को बहुत अच्छा बनाता है। उससे हमें चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं रिवीजन करने से या फिर रिसेंट में पढ़ने से। इसलिए रिसेंट में जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास, या रिसेंट में हम जितना भी सीखते हैं, वो हमारी लर्निंग को बहुत बेटर बनाता है और उसी से हमारी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो रिसेंसी मतलब रिसेंट में सीखी हुई चीज़ें हमारे लर्निंग को बेटर बनाती हैं। इसका एग्जांपल है जैसे हम एग्ज़ाम डे वाले दिन रिवीजन करते हैं, तो वो हो गई हमारी रिसेंट में हमने जो रिवीजन किया, मीन्स उसी दिन जो हम रिवाइज़ कर रहे हैं एग्ज़ाम डे वाले दिन ही, तो वो हमारी लर्निंग को अच्छा बनाएगा। थर्ड है लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, इसका मीन्स, इसके अंदर है कि अगर हमारा स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा रिस्पॉन्स भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हमारा स्टिमुलस जितना अच्छा होगा उतना ही हमारा रिस्पॉन्स अच्छा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिन बच्चों में जो अपने एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, जिन बच्चों के एग्ज़ाम क्रैक करने के विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनका स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग है, तो उनका रिस्पॉन्स भी स्ट्रॉन्ग होगा। जो बच्चे पढ़ाई में सीरियस हैं तो उनका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, उनका रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा। और अगर जिन बच्चों का विल पावर वीक है, मीन्स जो इतने सीरियस नहीं है किसी पेपर को लेकर, किसी एग्ज़ाम को लेकर, तो उनका रिस्पॉन्स भी इतना अच्छा नहीं आएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस मीन्स अगर हमारा स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारी विल पावर अच्छी है उस चीज़ को करने के लिए, तो रिस्पॉन्स भी स्ट्रॉन्ग होगा, रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा। और अगर विल पावर ही वीक है, वो स्टिमुलस ही वीक है, मीन्स जिस चीज़ को हम अचीव करना चाहते हैं उस चीज़ वो ही वीक है अगर हमारा, तो हमारा रिस्पॉन्स भी वीक ही रहेगा। तो स्टिमुलस मीन्स यहाँ पर जो इस चीज़ को हम अचीव करना चाहते हैं, स्टिमुलस, जैसे उस कैट के लिए वो खाना था, तो वैसे ही यहाँ पर हमारे लिए भी कोई ना कोई स्टिमुलस होता है, जिस चीज़ को हम अचीव करना चाहते हैं उसी के लिए हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो अगर स्टिमुलस रिस्पॉन्स होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो रिस्पॉन्स भी हमारा बढ़िया रहेगा। और अगर हमारी विल पावर वीक है, अगर हम उस चीज़ को करना ही नहीं चाहते हैं, तो रिस्पॉन्स भी वीक रहेगा। फोर्थ है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स मीन्स कि किसी भी काम को करने के लिए मल्टीपल रिस्पॉन्स निकल के आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बिल्ली थी वो उस पिंजरे को खोलने के लिए अलग अलग ट्राई कर रही है, अलग अलग, मतलब कभी कहीं हाथ डाल रही है, कभी कहीं पैर मार रही है कि वो पिंजरे का गेट खुल जाए। मीन्स उस स्टिमुलस को अचीव करने के लिए उसके मल्टीपल रिस्पॉन्स निकल कर आ रही हैं, वो अलग अलग रिस्पॉन्स कर रही है ताकि वो पिंजरे का गेट खुल जाए। तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, जब हम किसी स्टिमुलस को अचीव करने के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो होता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल मीन्स एक से ज़्यादा रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है किसी भी स्टिमुलस को अचीव करने के लिए। तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड का मीन्स है कि अगर किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है,
हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वो चीज़ हमारी लर्निंग को बेटर बनाएगा। और अगर उस चीज़ को सीखने के लिए हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव ही नहीं है, हम करना ही नहीं चाहते, तो हमारी लर्निंग भी वीक रहेगी। यहाँ पर इन सब पॉइंट्स में मेन बात वही है कि अगर स्टिमुलस अच्छा है, एटीट्यूड अच्छा है, रिसेंट में सीखी हुई चीज़ें हैं तो ज़्यादा याद रहती हैं। तो एटीट्यूड का मीन्स यहाँ पर था, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो लर्निंग बेटर होगी, और अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो लर्निंग वीक होगी। क्योंकि अगर एटीट्यूड ही नेगेटिव है, मीन्स सीखना ही नहीं चाहते, तो फिर लर्निंग भी नहीं होगी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। एनालॉजी मीन्स कंपैरिजन। जब हम कंपैरिजन करना सीख जाते हैं, या फिर जब हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, हमने कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस था, वो कोई नई सिचुएशन में अप्लाई करना जब हम सीख गए, उससे जो हमारी लर्निंग आई वो होती है हमारी लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। जब हम प्रीवियस एक्सपीरियंस को नई सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, और नई सिचुएशन में अप्लाई करने के बाद जब हम नई चीज़ सीखते हैं, तो वो होते हमारी वो हमारी लर्निंग को अच्छा बनाते हैं, क्योंकि उससे हम नई चीज़ सीखते हैं। पुराना एक्सपीरियंस है, नई चीज़ पे हमने अप्लाई किया है, नई सिचुएशन पे अप्लाई किया है, उससे नई लर्निंग निकल के आई है, तो वो हमारी लर्निंग को अच्छा बनाएगा और ज़्यादा लर्निंग भी ज़्यादा होगी हमारी उस चीज़ के अंदर। और एनालॉजी इसका एक और है कि जब हम कंपैरिजन सीखते हैं, कंपैरिजन मीन्स जब हम कंपेयर करना, तुलना करना सीख जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई लेसन पढ़ रहे हैं और अगर हमें उस लेसन में मेन बात पता चल जाए कि कहाँ पर कौन सा, इस पूरे लेसन में क्या क्या तो सिमिलैरिटीज़ है और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, मीन्स इस पूरे लेसन में क्या क्या चीज़ तो कॉमन है और क्या चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम उस चीज़ को बहुत जल्दी याद कर लेंगे। तो एनालॉजी मीन्स यहाँ पर कंपैरिजन से है कि अगर कोई भी चीज़ है, वो हम उसको कंपेयर करना सीख जाते हैं, उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज़ है वो सीख जाते हैं, तो हमारी लर्निंग बहुत बढ़िया और बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो ये लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी मीन्स जब हम प्रीवियस एक्सपीरियंस को नई सिचुएशन में अप्लाई करके कुछ सीखते हैं, या फिर कुछ कंपैरिजन करके सीखते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग का मीन्स है कि कोई भी है जो किसी भी टॉपिक में काफ़ी बेटर है, मीन्स वो उस टॉपिक को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है, और वो उस टॉपिक में जो भी अपडेट होगा तो उसको वो सीखता रहता है। यहाँ पर मेन बात है शिफ्टिंग मीन्स कि वो किसी भी सिचुएशन में जल्दी शिफ्ट हो जाता है, जल्दी एडजस्ट हो जाता है उस टॉपिक को लेकर, उस चीज़ को लेकर। तो अगर हम उससे कोई चीज़ पूछते हैं तो फिर उससे हमें बेटर लर्निंग होती है, क्योंकि कोई भी पर्सन है जिसका किसी भी टॉपिक में अच्छी पकड़ हो गई, अच्छी मास्टरी कर ली उसने, और वो उस टॉपिक में कहीं पर भी उस टॉपिक में वो पूरी अपडेट करता रहता है अपनी नॉलेज की, तो उससे हम जो भी पूछेंगे तो उससे भी हमारी लर्निंग अच्छी होगी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी मीन्स जब हम किसी भी एक्टिविटी को पहले पार्ट्स में सीखते हैं और फिर उसको हम बड़ा करके सीखते हैं। तो पहले हम उस एक्टिविटी को पार्ट्स में सीखेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में सीखेंगे, छोटे छोटे भागों में सीखेंगे, उसके बाद हम उस चीज़ को बड़ा करके सीखेंगे। पूरी बड़ी एक्टिविटी सीखने से पहले हमें उस चीज़ को पहले स्मॉल पार्ट्स में सीखना चाहिए, छोटे छोटे भाग में सीखना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट्स में सीखना चाहिए, उसके बाद बड़ा सीखना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट ही कोई बड़ी चीज़ सीखेंगे तो वो हम इतनी जल्दी नहीं सीख सकते। तो लर्निंग तभी अच्छी होगी जब हम पहले उस चीज़ को पार्ट में सीखेंगे, उसके बाद पूरा सीखेंगे। तो ये थे सुबॉर्डिनेट या सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। ये टोटल 8 हैं। लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग और लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। 8 पॉइंट हैं जो कि सेकेंडरी या सबॉर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग है, और 3 लॉ थे जो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग थे। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट जिसमें मोटिवेशन और रेनफोर्समेंट की बात थी, और लॉ ऑफ रेडीनेस जिसमें बच्चा हमें रेडी रखना है ताकि वो खुद से सीखे। तो ये था हमारा कंप्लीट ट्रायल एंड एरर थ्योरी। किसने दी, एग्जाम्पल क्या यूज़ किया, कौन कौन से लॉ यूज़ हुए, हमने सब कुछ डिस्कस किया। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम अपने चैनल पे
एक अच्छी कम्युनिटी बना पाएँ।